बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा लेकर अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट समीर अहमद वानी। नाज़रीन, मामूल के मौज़ूआत के अलावा आज हम थोड़ी सी बात करेंगे और हमारी राय से आपका मुत्तफ़िक होना लाजमी नहीं है। आप अपनी आरा रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि इज्तिमाई तौर पर स्कूल कॉलेज खुलने के बाद मसाइल जो है वालिदैन के और ट्रांसपोर्टर्स का जो फ़ी है वो किस तरह से अदा किया जाएगा, और सरकार के फ़ैसले जो हैं दाखिला यानी एडमिशन से लेकर आपके कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में आपने कितनी फ़ी अदा करनी थी, नहीं कर पाए, वालिदैन ने कहाँ से कमाई करनी थी, ख़ासकर जो गवर्नमेंट मुलाजमी नहीं है, उस पर बातचीत करेंगे। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव के मुकम्मल होने के बाद कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर सही। लेकिन जम्मू कश्मीर में रीजनल पार्टीज़ के लिए पार्टी का चेयरमैन DDC कंस्टिट्यूंसी में होने के क्या माने निकाले जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त टंगडार एरिया से डेवलप हो रही है। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के करना के टीटवाल इलाके में आज एक बार फिर बाद दोपहर दोनों मुल्क के अफवाज के बीच में एक बार फिर गोलाबारी का तबादला हुआ। बताया जाता है कि भारतीय फ़ौज ने माकूल और मुनासिब जवाब दे रही है, लेकिन आज बाद दोपहर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर ज़ोरदार शेलिंग की। बताया जाता है कि टंगडार और उसके आसपास में मकामी लोग लर्ज़ उठे और लोग महफूज मकामात की ओर तरफ भागने लगे थे। आपको याद दिलाना चाहूँगा, टंगडार, कुपवाड़ा, नवगाम, मत्सिल, आर्निया इस साल बीते साल में भी लगातार सीज़ फायर का वायलेशन जारी है, जहां एक तरफ दोनों मुल्कों के बीच में एक माहदा है कि वो इस तरह से अनप्रोवोक्ड यानी जब ज़रूरत ना हो तो किसी भी तरह की गोलाबारी नहीं करेंगे। लेकिन टंगडार में इस साल का ये बड़ा इंसिडेंट है जिसमें गोलाबारी रही। जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान ने बताया इस ज़िम्न में तहकीकात जारी है और मज़ीद जो तहकीकात है वो आगे बढ़ाई जाएगी। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि साल 9 में यानी जनवरी फरवरी में अभी तक सरहद पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बल्कि गोलाबारी से बहुत ज़्यादा माली नुकसान भी कई इलाकों में उठा है। हालांकि मकामी लोगों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर ज़ेर ज़मीन बंकर बनाने का वादा भारतीय जनता पार्टी को अभी तक याद नहीं आया। यही आवाज़ें बाज़गश्त कर रही हैं, न सिर्फ आर्निया सेक्टर से बल्कि राजौरी और पुंछ सेक्टर से भी। नाज़रीन, अब हम उस खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में ज़िला तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात मुकम्मल हुए, क्योंकि शनिचर और इतवार को प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट हमारा ऑफ रहता है। मंडे टू फ्राइडे आपके साथ जुड़ना होता है, लिहाजा थोड़ा सा माजी को गर्दाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ 2 दिन पीछे आपको लिए चलते हैं, ज़्यादा नहीं। हालांकि नताइज आपके पास हैं कि बांडीपोरा में किसने जीत दर्ज करी, बारामूला में किसने जीता, रामबन और किश्तवाड़ में क्या कुछ हुआ, नताइज आपके पास पहुंच चुके हैं। लेकिन नताइज से ज़्यादा थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि इन रीजनल पार्टीज़ के लिए वजूद कितना ज़रूरी था, एग्जिस्टेंस कितना लाजमी था। जब आप उन पार्टियों की बात करते हैं जो 2019 4 अगस्त के बाद तारीख के अवराक पलटने पर उन्होंने कभी इत्फाक नहीं किया। उन्होंने मरकज़, पार्लियामेंट, यहाँ तक कि कानून दानों से भी, माहिरीन से भी उस वक़्त मदद मांगी थी और कहा था कि ज़मीन के इस 3 हिस्से को बांटने की कोशिश हरगिज़ न की जाए, यानी लद्दाख, जम्मू और श्रीनगर, अलग अलग सूबों में, अलग अलग शहरों में इसको अगर आप तकसीम करने की कोशिश करेंगे तो उससे पूरा गुलिस्तान जो है पूरे मुल्क का वो बिखर जाएगा, यानी जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के गुल या फूल एक साथ मौजूद हों। जम्मू कश्मीर में जब आप पहले इन 2 अजला की तरफ आते हैं, ज़िला बारामूला में जब सफ़ीना बेग अहलिया मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग जो कि साबिक माहिर कानून और उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर और PDP के पैटर्न रह चुके हैं, उनकी अहलिया ने कामयाबी हासिल की। मुकाबला यकतरफा था। और इससे पहले जब इन्होंने एब्सटेन किया था, जब कुर्रत बशीर के साथ साथ हफीज़ साहब ने भी एब्सटेन किया था, उनके साथ 7 नंबर थे। लेकिन जब गुज़श्ता दिनों वोट डाले गए तो उसमें आज़ाद उम्मीदवार सफ़ीना बेग ने यकतरफा मुकाबला जीत लिया। और वो जो उम्मीदवार PhD की टिकट पे जीते थे वो कहाँ चले गए, उनके मशावरात रातों रात कैसे तब्दील हुए, या वो उस पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, उसकी क़यादत को पसंद नहीं करते, उनके फ़ैसलों को पसंद नहीं करते हैं। ये तो पोस्टमार्टम वाली बात है। जब एक रीजनल पार्टी अपने ही इलेक्शन संबल का इस्तेमाल करने के बाद उम्मीदवारों को जीत दर्ज कराते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से
اس کی مدد بھی کرتے ہیں اخلاقی طور پر بھی، لیکن اس کے بعد امیدوار آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے یا امیدوار کو رہنے دیے نہیں جاتا۔ ایک بڑا معاملہ ہے جس پر ریجنل پارٹیز جو ہے وہ سوچ وچار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے بعد بانڈی پورہ میں جب آپ پہلے دن آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی صورتحال قدر مختلف تھی، اور جب اس کے بعد اہلیہ عثمان مجید صاحب جو کہ سابق ایم ایل اے بانڈی پورہ رہ چکے ہیں اور اس وقت نائب صدر ہیں اپنی پارٹی کے، اس سے پہلے جنرل سیکرٹری کانگریس پارٹی میں تھے، اس سے پہلے پی ڈی ایف کے نائب صدر تھے، سیاسی قد بہت لمبا ہے، سیاسی دوڑ کافی لمبی ہے، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اپنی اہلیہ کو میدان کا رخ کرایا اور اس کے بعد جیت کی غرض سے گئی تھی، وہ جیت نہیں پائی۔ پی ایچ ڈی نے کامیابی حاصل کی، ایڈوکیٹ نظام الدین بٹ اور نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈران نذیر احمد ملک کے ساتھ ساتھ باقی قیادت نے بھی اس وقت شاید اس کو ایک ساتھ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، جس کے بعد بانڈی پورہ میں پی ایچ ڈی نے کامیابی حاصل کی، پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن۔ لیکن اب کی بار ضلع ہیڈ کوارٹر سے اب سنبل سوناواری سے چیئرمین اور ہیڈ کوارٹر سے نائب چیئرمین محترمہ آ چکی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ بانڈی پورہ، گریز، سنبل، سوناواری، شلوت، بہت سارے علاقے ہیں جو ضلع بانڈی پورہ میں علم، ادب اور آب کے نام سے مشہور ہونے کے باوجود بہت زیادہ غربت میں، بہت زیادہ مشکلات میں ہیں، بہت زیادہ پریشانی میں ہیں، بہت ہی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ سادہ طبیعت کے مالک یہ عوام نے جس طرح سے اپنے پہلے نمائندے چنے، بعد میں نمائندوں نے اپنے لیے سربراہ چنے چیئرمین اور نائب چیئرمین کی صورت میں، تو امید کی جاتی ہے کہ ضلع بانڈی پورہ میں ترقی جو ہے وہ ترقیاتی کونسل کے باہر عام لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائے گی۔ لیکن معاملہ یہاں پر جیت اور ہار نتیجے کا ریجنل پارٹیز کے لیے کتنا ہو سکتا ہے۔ اپنی پارٹی نے جیت درج کری شوپیان میں اور شہری سری نگر میں بھی انہوں نے اپنا قلعہ تیار کرنے کی کوشش کی۔ پہلے میونسپل کارپوریشن، اس کے بعد ڈی ڈی سی چناؤں میں انہوں نے ڈپٹی اور فل چیئرمین جو ہے وہ اپنی پارٹی نے دیا۔ تھوڑا سا اب جو سوئی اٹک گئی ہے وہ جو ہیں ڈپٹی میئر سری نگر میونسپل کارپوریشن پرویز قادری کے، اور شاید راہیں ہموار کی جا رہی ہیں، آئندہ کچھ دنوں میں کچھ معاملات اور بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد آپ کو رخ کرتے ہیں کہ جموں کشمیر میں عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی ایک بار پھر نظر بندی کے سائے میں نظر آئے۔ وجہ صاف تھی، محبوبہ مفتی نے ساؤتھ کشمیر جانا تھا، جہاں پر ہوکر سر انکاؤنٹر میں ایک افراد خانہ کے شخص پر پی ایس اے لگا تھا، اور اس کے بعد نہ صرف ان کے ساتھ ڈھارس بندھانے کے لیے بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے محبوبہ مفتی نے ان کے گھر جانا تھا، اور سرکار نے فیصلہ کیا کہ 4 دیواری میں آپ محترمہ پورا دن گزاریں۔ اس کے بعد کل محبوبہ مفتی نے ضلع کلگام کے ورکرز کا بڑا کنونشن طلب کیا فیئر ویو سری نگر میں، اور اپنے پارٹی دفتر پر، رہائش گاہ پر انہوں نے اس موقع پر کہا کہ جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے جس طرح سے تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی اور جس طرح سے ملک کے ساتھ ایکسیشن یا انضمام کے بعد جو آپس میں الحاق کے دوران وعدے کیے گئے تھے انہیں کیسے توڑا جا سکتا ہے ٹریجری بینچ سے، جب آپ کے پاس بہت زیادہ طاقت اور سرمایہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں ہم آخری سانس تک 35 اور 370 کی واپسی کریں گے۔ سٹیٹ ہوڈ تو دوسری جماعتوں کا سیاسی نعرہ ہو سکتا ہے، ہمارا نعرہ ہے 35 اور 370 کی واپسی کا۔ یہ بات ہوئی محبوبہ مفتی کی، جنہوں نے ایک دن ڈیٹینشن میں گزارنے کے بعد کلگام کے جو پارٹی کے ورکر تھے ان سے خطاب کے دوران کیا۔ آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کلگام میں جس وقت نذیر احمد لاوے ممبر پارلیمنٹ راجیہ سبھا منتخب ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ہی پارٹی کی طرف بے رخی دکھائی اور پارٹی نے بھی اس سے کہیں نہ کہیں ڈسٹنس مینٹین کیا۔ اب کلگام میں حالیہ دنوں پی ایچ ڈی میں جس وقت سی پی آئی ایم کو کامیابی ملی تھی، اس وقت پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس نے بھی اپنے پتے بچا کے رکھنے، کیا پتہ آگے ان کے استعمال کے لیے ضرورت پڑے گی۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ نے بھی کل شکوہ کیا کہ انہیں گاندربل اور گلمرگ جانا تھا، الگ الگ راستوں سے الگ الگ مدعوں کے ساتھ جانا تھا، لیکن اس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا، ڈیٹینشن میں رکھا گیا فیملی کے ساتھ، اور انہوں نے تقاضا کیا کہ جمہوری طرز عمل کیسا ہے جس میں آپ کو گھر سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے لمبی طریقے سے ہم نے کی، لمبی چوڑی کری، کیونکہ سنیچر اور اتوار کو ہماری بات نہیں ہو پائی، کیونکہ جب نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کے لیڈران پر اور ان کے صدور صاحبان پر آپ ایک بار پھر ڈیٹینشن لاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں خطرے کی گھنٹی تو بج گئی کہ ایسا نہ ہو کہ ڈی ڈی سی چناؤں کے بعد جو بھی لیڈر باہر آ کر جموں کشمیر کے حالات و واقعات کو عوام تک پروپیگنڈے کے طور پر پہنچانے کی کوشش کرے گا، نتائج ایسے ہی ہوں گے۔ لہٰذا مجھے لگتا ہے ذاتی طور پر کہ آئندہ کچھ دنوں میں محبوبہ مفتی، ڈاکٹر عبداللہ، عمر عبداللہ اور سینئر لیڈران جنہوں نے اب پی ایچ ڈی کے بینر کے بعد 35 سے 370 کو واپس
लाने के बारे में जो उनकी सियासी मुहिम होगी, हो सकता है कि उन्हें ज़िला तरक्याती कमिश्नरों को आगाह करना होगा, हो सकता है कि डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस अफसरान को आगाह करना होगा जिस इलाके की ओर उन्हें जाना है, जिस इलाके की ओर इनका रुख करने का सिलसिला है। बहुत कम बार हमने अपनी बढ़ती उम्र में जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम पार्टियों को इस तरह से उन पे कदगने और इस तरह से उन पे डिटेंशन लगे या हाउसेस रखे गए। हालांकि हमारी उम्र बता रही है कि नुस्खा अमूमन अलहदगी पसंद लीडरान पे ही आजमाया जाता था, लेकिन अलहदगी पसंद लीडरान पर यह नुस्खा दिल्ली से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से ही प्रिस्क्राइब होता था। जो लीडरान अपने अपने वक्त में वज़ीर आला वो खुद जम्मू कश्मीर के होम मिनिस्टर हुआ करते थे या होम मिनिस्टर हुआ करती थी, जो भी लीडरान थे ऐसे मामूली फैसले तो वो लेते थे जब अलहदगी पसंद लीडरान को बेशतर वक्त में नज़रबंद रखा गया था। जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर बातचीत और भी होगी, लेकिन फ़िलहाल इस बात को यहाँ मुकम्मल करते हैं और दूसरी खबरों का रुख करते हैं। नाज़ इसके बाद हम तबसरा करेंगे एक और ख़बर का कि जम्मू कश्मीर में आज से कॉलेज वगैरह खुल गए। गांदरबल से तस्वीरें आ रही हैं, श्रीनगर से आ रही हैं, पटन से आ रही हैं, बाकी इलाकों से जम्मू से आ रही हैं तस्वीरें ताज़ा कि आज कॉलेज खुलने के मौके पर किस तरह के माहौल में इन स्टूडेंट्स को पाया गया। लेकिन उससे पहले दीगर ख़बरों का रुख करते हैं। इंतहाई अच्छी खबर नहीं है जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग से। दरअसल 2 दिन कबल एक ख़बर आई कि इलाके में एक हफ़्ता हुआ कि एक शख्स लापता हो गया है और इलाके में आज उनके जो अफराद खाना थे उन्होंने ज़बरदस्त तशवीश का इजहार किया और उसे घर वापस लौटने की अपील की है। तफसीलात के मुताबिक यह जावेद अहमद पठान, इन्हें निक नेम जो घर में था वो जीनू पठान, ये 2 हफ्ते से लापता हैं और अहल खाना को ज़बरदस्त तशवीश है। अहल खाना ने आज क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए उन्होंने कहा अगर जावेद अहमद ज़िंदा है तो घर आए, अगर ज़िंदा नहीं है तो लाश ही वापस पहुँचा दी जाए। ये कितनी बेबसी में लोग ज़िंदगी गुजारते हैं जम्मू कश्मीर के लोग। और अनंतनाग से मुतअद्दिद अवामी वफूद ने इनके अहल खाना के घर का रुख किया और उन्हें कहीं ना कहीं हौसला देने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि जावेद अहमद के बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी रिपोर्ट दर्ज करके अफराद खाना को मुतल्लक करे। जो भी कोई भी है हम उससे अपील कर रहे हैं, मेरे भाई को जल्द से जल्द ढूंढिए प्लीज। आई विल रिक्वेस्ट हिम। मेरा नंबर फेसबुक पे दिया है 8899619535। प्लीज आई विल रिक्वेस्ट हिम, आप प्लीज कोशिश कीजिए। अगर सो मूद नाजरीन अब आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं। यह है वडरबाला जचल डारा हंदवाड़ा शुमाली कश्मीर का आखिरी इलाका, फ्रंटियर इलाका है, बॉर्डर इलाका है। और इलाके में कल शाम को इतला मिली कि जंगली जानवर ने अब मियाँ बीवी को शदीद तौर पर ज़ख्मी कर दिया। कह रहे हैं कि मियाँ बीवी अपने घर से बाहर अपने सहन में थे तो अचानक जंगली जानवर ने जंगलों से निकलकर आबादी का रुख किया और उसके बाद उन्हें खून में लथपथ अस्पताल पहुँचाया गया जहाँ वो ख़तरे से बाहर बताए जाते हैं। लेकिन ताज्जुब या हैरानगी की बात नहीं है कि इन जानवरों का अब मैदानी इलाकों का रुख करने का सफ़र तेज़ हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़बारी के बाद खाने पीने की चीज़ों में इन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब जंगली जानवरों को आपने खाने पीने की वहाँ पर मौजूदगी न हो तो वो यकीनन मैदानी इलाकों का ही रुख करते हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज़िम्मे में जाए वारदात का दौरा करके केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी और जंगली जानवरों को ज़िंदा पकड़ने के लिए या उस पर हथियार इस्तेमाल करके उसे मारने की कोशिशों में इस कार्रवाई को मज़ीद तेज़ कर दिया। यह पुंछ तहसील साल 1990 से लेकर हेल्थ सेंटर बनाने की कोशिश की जा रही है और आपको ताज्जुब होगा, हैरानगी होगी जब आप इन ताज़ा तस्वीरों को देखेंगे। हमारे साथी जमशेद मलिक की इत्तला है कि इलाके में तब से लेकर आज तक मिनिस्टरों ने अमूमन 2 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। एक फाउंडेशन स्टोन होता है और उसके बाद इनॉग्रेशन होती है, यानी सांगी बुनियाद जब आप रखते हैं किसी बिल्डिंग को बनाने का, उसके बाद इसको रस्मी इफ्ता जो है उर्दू में जिसको कहते हैं, जब खोलने की बारी आती है इस बिल्डिंग को आवाम के लिए वक्फ किया जाता है, या पुल को या रोड को या पार्क को या किसी बिल्डिंग को। लेकिन 1990 से लेकर अभी इन तस्वीरों में कोई तब्दीली नहीं आई। पुंछ से हमारे नुमाइंदे ने बताया ताहम मतबादिल तौर पर एक किराए के कमरे में एक अस्पताल यहाँ पर या एक OPD चल रहा है जिसमें लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। हालांकि किराए पर लिए गए इस कमरे में, इस घर में, इस हालत भी उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है कि यहाँ पर बीमार या तीमारदार जब आएँ तो वो ख़ुद को अनसेफ महसूस कर रहे हैं।
हमारी सरकार LG इंतज़ामिया फौरी तौर पर पुंछ और आसपास के इलाकों में इन मसाइल की तरफ अगर आगाही करे और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को हुक्म दें ताकि ये मामलात बर वक्त हल किए जा सकें। सबसे बड़ी बात इस वक्त हमारे अड़ाई में जो अड़ाई हवेली पंचायत की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 सब सेंटर हैं और बिल्डिंग दिखने में तो बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन सबसे खस्ता हालत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमारे पास कोई बेहतर जो है वो यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाने की अशद ज़रूरत है। और सर दूसरी बात यह है कि हमारे पंचायत अड़ाई पंचायत मलका की बात करूँ तो वहाँ पे हमारी बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन होने के बावजूद जो है वहाँ पे कोई भी सब सेंटर मौजूद नहीं है। ऊपर मोरियाँ की बात करें, वहाँ पे रोड पे आते आते बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से मरीज़ को जो है वो बहुत दिक्कत होती है। जैसे आपके चैनल के माध्यम से मैं आला हुकाम से ख़ासकर हमारे CMO साहब और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आप जो है वो अड़ाई का विज़िट करें, अड़ाई में आए और देखें कि वहाँ पे आवाम को जो है वो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कितनी मुश्किलात से वो जो है वो दो चार होते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में मसाइल इनफरादी भी हैं और इज्तमाई भी हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप कोविड वैक्सीन की बात करें तो कोविड वैक्सीन आने के बाद जहां पहले मरहले में या फर्स्ट फेज़ में आपने देखा कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स हमारे मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से वाबस्ता जो लोग थे उन्हें इस वैक्सीनेशन में लाया गया। दूसरे मरहले में जम्मू कश्मीर पुलिस, नीम फौजी दस्ते यानी सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी वगैरह जो है उन्हें इस फेज़ में लाया गया। और तीसरे मरहले में आज श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू और उनका अमला जो है, जिसमें कमिश्नर और उसके अलावा जॉइंट कमिश्नर और सीनियर अफसरान सैनिटेशन वगैरह के जो हैं, उन्हें आज इस कोविड वैक्सीन के दायरे में लाया गया। जुनैद अजीम मत्तू ने जब अपनी सियासी इनिंग बहसत मेयर शुरू की थी तो उस वक्त जम्मू कश्मीर में कोविड वैक्सीन का आगाज़ नहीं हुआ था, बल्कि उस वक्त कोविड-19 का आगाज़ हुआ था। और बर वक्त उन्होंने उस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करके कई एक टनल्स को तामीर किया और उसके बाद कोविड-19 के लिए मास्क पे ज़ोर दिया, सैनिटेशन पे ज़ोर दिया। लेकिन अब तीसरे मरहले में आज बारी थी जुनैद अजीम मत्तू की और उन्हें आज कोविड वैक्सीन के दायरे में लाया गया। उम्मीद करते हैं कि शहर श्रीनगर और आसपास के इलाकों में इसके बाद जो चौथा मरहला होगा वो असातिज़ा के लिए, लेक्चरर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, फैकल्टी के लिए, क्योंकि अब आपने स्कूल कॉलेज वगैरह खोलने का फैसला किया, लिहाजा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाद अगली बारी टीचर्स की हो सकती है। 60,000 ऐसे अफराद का शॉर्ट लिस्ट तैयार किया गया जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है और उन्हें कोविड वैक्सीन दिया जाना लाजमी है महकमा तालीम में। हालांकि यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि जम्मू कश्मीर में रोज़ाना केसेस सैकड़ों में आते हैं। मुल्क में केसेस में बहुत ज़्यादा उछाल या स्पाइक है, लेकिन उसके बावजूद जो शख्स इस ज़िंदगी की जंग को हार जाते हैं, क्या उन्हें कोविड वैक्सीन नहीं दिया जा सकता? आपने तो उनको दिया जिन्होंने लड़ना है, जो लड़ रहे हैं उनको कौन देगा? ये सवाल एक बहुत बड़ा मौजू है जिस पे फिर कभी बात होगी कि कोविड वैक्सीन बनने के बाद, आने के बाद जो लोग मौत हयात की कश्मकश में इस वक्त अस्पतालों में है, घरों में है, उन पे आजमाने में कबाहत कहाँ पर है। बहरहाल आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान सैयद तजम्मुल इस्लाम के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में क्या, मुल्क में क्या, यूटी में यानी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में जब आप किसी मुल्क के, किसी यूटी के शहरी होंगे तो आपको 2 चीज़ें मिल जाती है। सबसे पहले आपको मिलता है सिटीज़न राइट और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन, यानी जब आपने पासपोर्ट बनवाना हो, आई कार्ड बनवाना हो, शनाख्ती कार्ड जैसा कहते हैं, आपने अपना कोई भी कार्ड बनाना हो जिससे आपकी आइडेंटिटी ज़ाहिर हो जाए, आधार कार्ड बनवाना हो, इलेक्शन कार्ड बनवाने हो। लेकिन अब आपको दिखाते हैं आज भी श्रीनगर में 2010 की बाज़ आबाद कौर पॉलिसी के तहत जो लोग सरहद के इस तरफ मिलिटेंट्स के साथ उन्होंने शादियाँ की थी और उसके बाद एक्स मिलिटेंट्स का खिताब तो उन्होंने हासिल किया, लेकिन उसके बाद उन्हें उस वक़्त के वज़ीर आला ने वादा किया, उमर अब्दुल्ला साहब ने, कि बाज़ आबादकारी पॉलिसी यानी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत आप कश्मीर आइए, अपने अपने घरों की ओर रवाना हुए और उसके बाद आपको ये हकूक़ दिए जाएंगे, यानी सिटीजन राइट्स के साथ साथ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो आपको मिलने चाहिए थे। उन्होंने आज श्रीनगर में परहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अब हम न घर के रहे न गांठ के रहे। अगर हमारे बारे में सरकार नहीं सोचेगी तो हमारे बारे में कौन सोच सकता है? कि हमारे जो हस्बैंड हैं वो इंडियंस हैं, ठीक है, वो यहाँ के ही हैं, हमने उनके साथ शादियाँ की हैं, हमारे बच्चे हैं। अगर आपने हमारे हस्बैंड जो हैं उनको अलाउ किया है वापस आने के लिए, आपने ये भी कहा वो फैमिली लेके आ सकते हैं। अगर हमारे हस्बैंड यहाँ पे आ गए हैं तो ये कैसे हो सकता है कि उनके बीवी बच्चे हैं तो वो आप लोग उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? ठीक है, अगर आप हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, हम 4000 लोग बनते हैं, बच्चे और मर्द मिला के,
تو بعض جو لڑکیاں ہیں جو رہنا چاہتی ہیں وہ خوش ہیں, پھر آپ ان کے ہسبینڈ ہیں ان کو بھی آپ ڈپورٹ کیجئے. اس کے علاوہ ایک جو میجر ایشو ہے ہماری عورتوں کا, ان میں کافی جو تعداد ہے ان کو ڈیورس ہو چکی ہے, اور کچھ ایسی عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ جہاں پہ یا دنیا کے کسی بھی کنٹری میں آپ جب عورت بیوہ ہوتی ہے یا اس کو ڈیورس ہوتی ہے, وہ تو اپنے مائکے جاتی ہے. آپ نے ان سے مائکا ہی چھین لیا ہے ایک غیر سرزمین پر جس کے ساتھ ہسبینڈ نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. وہ عورت اتنی بے آسرا ہوگی کہ وہ جائے گی کہاں پہ؟ تو ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم 400 عورتیں تو ہیں, لیکن 3000 ہمارے ساتھ بچے ہیں, اور ہمارے شوہروں کو ملا کے یہ 4000 کا فگر بنتا ہے. 3000 بچے ہیں اور 1000 عورتیں اور مرد ملا کے ہے. تو آپ کو ہمارا فیصلہ کرنا ہے. کائنڈلی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اس کو ہیومینیٹیرین ایشو کے طور پہ آپ لیجئے اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ اس ایشو کو آپ سالو کیجئے. اور ناظرین, اب ہمارا اہم اور دوسرا موضوع ہوگا. پہلے ہم نے بات کی DDC چناؤں کے بعد کیا کھویا کیا پایا ریجنل پارٹیز نے, اور یہ ہماری انفرادی رائے ہو سکتی ہے. اس کے بعد اب آپ کو آج کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آج سے کالج وغیرہ جو ہے دوبارہ کووڈ-19 تقریباً 1.5 سال کے بعد آج دوبارہ کھل گئے, اور کافی زیادہ چہل پہل دیکھی گئی. اور کالج سٹوڈنٹس کا رش جو تھا وہ کالجوں کی اور تھا, اور ایک دوسرے کی خیر و عافیت اور ایک دوسرے کا حال جاننے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے. حالانکہ کافی سمے ہوا جب جموں کشمیر میں 4 اگست 2019 کے بعد اب تقریباً فیبروری آیا, اس بیچ میں کووڈ بھی آیا. کافی زیادہ اتار چڑھاؤ سیاسی طور پر اور صحت کے معاملے کے حوالے سے ہم نے دیکھے. لیکن ان کالجوں کے بعد اب باری ہوگی اسکولوں کے کھولنے کی. کیا اس کم عمری میں اسکولوں کے کھولنے کا حکم نامہ دلی سے جاری ہوتا ہے؟ کیا دلی کی ٹیم کو جموں کشمیر کا گراؤنڈ زیرو رپورٹ پتہ ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ اسکول ہیں جہاں پر آپ سینیٹائزیشن کے ذریعے صفائی کر سکتے ہیں؟ پرائیویٹ اسکولوں کا ہم بالکل ذکر نہیں کرتے ہیں. AC لگے ہیں, ٹول اور ٹیبل لگے ہوئے ہیں, بجلی لگی ہے, کمپیوٹرز لگے ہوئے ہیں, صفائی ستھرائی چل رہی ہے. لیکن گورنمنٹ اسکولوں میں کیا ہمارا انفراسٹرکچر, کیا ہمارا یہ اسپیل ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جب آپ کووڈ-19 کے بعد کیا آپ کے گورنمنٹ اسٹوڈنٹس کے پاس سینیٹائزیشن کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ماسکس وغیرہ کا انتظام ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ غریب گھرانوں سے لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں میں ریویو کی ضرورت ہے, ایک میٹنگ لینے کی ضرورت ہے جو کہ فی الوقت چل رہی ہے, تاکہ کالجوں کے بعد اسکولوں کو کھولنے میں کوئی اس طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیونکہ اسکول آپ کرنا, دراز, گریز, دور دراز علاقوں میں کھولنے جا رہے ہیں جہاں پر آپ کے اسکولوں کا انفراسٹرکچر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اور ناظرین, جب اسکول کھلنے کی باری آئی تو والدین سے آج ہماری کیمرہ ٹیم نے جاننا چاہا کیا وہ تیار ہیں اسکولوں میں بچے بھیجنے کے لیے. کیونکہ اسکولوں میں بچے بھیجنے کا مطلب ہے کہ آپ کیا تیاری کر کے گئے ہیں, کیا وہاں پر وہ ماحول ہے. پیرنٹس نے کہا کہ یہ تو ایک معاملہ ہے, کہانی کا دوسرا رخ ہے جو ہم نے ٹرانسپورٹ فی ادا کرنی ہے, چاہے وہ آپ کے پرائیویٹ وینز ہیں چاہے آپ کے بسز وغیرہ ہیں اسکول کے. تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ہدایت نامہ جاری کیے گئے ہیں کیا وہ عملانے کی کوشش لوگ کر رہے ہیں؟ یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو, جو ڈرائیورز اور کنڈکٹرز ان بسوں کے ساتھ لگے ہیں, جب ان کے گھر میں بچے فاقہ کشی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے, جب انہیں آپ پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں, اگر آپ کا 4000 فی ہے آپ اس کو ہاف بھی کر سکتے ہیں تاکہ ان کے بچے بھی جو ہیں وہ بھی زندگی کے اس کشمکش میں شامل ہو جائیں جہاں پر شب روز گزارنا کافی مشکل ہے جب مزدوری کی بات آتی ہے. ابھی جب کورونا کے بعد 370 میں اسکول بند تھے, اس کے بعد کورونا آیا, اس کے ہر کے بعد اب اسکول ری اوپن ہو رہے ہیں. اس سمے ان کا یہ فیصلہ کہ اب ٹرانسپورٹ فیسلٹی نہیں پرووائڈ کریں گے, آخر چاہتے کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس سمے جب کہ اسکول کھلنے والے, انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے, مرکز یہاں کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کو اس بات کا سیریس نوٹ لینا پڑے گا. یہ پیرنٹس کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا ہم نے فیس نہیں دیا؟ یہ سب کی جتنی بھی لڑائی ہو رہی ہے نا, یہ سارا کا سارا اس جول میں ہے کہ پھر یہ جو ٹرانسپورٹ فی ہے نا اسی پہ مسئلہ ہے سارا, اور کچھ نہیں ہے. اور جتنا میں یہاں کے ڈیو کام جو ہمارے شاہد اقبال چودھری صاحب ہیں جن کو ڈیو کام کا چارج دیا گیا نا, اس بات کو سنجیدگی سے ساتھ لیں تاکہ یہ اسکول والے اپنی منمانی ہمیشہ کرتے آئے. 2 سالوں سے بیٹھ کے فی لے رہے, ابھی دیکھو تھوڑی سی فیسلٹی دے رہے, اس کے لیے بھی ہم پیسے دے رہے اور بول رہے ہیں کہ نہیں بچوں کو کہاں سے ہم بچوں کو واپس اسکول بھیجیں گے؟ ہم کام کریں گے, جب ہم کام کریں گے سیلری ملے گی تبھی ان کو فی دے پائیں گے. اب ہم کام کریں گے کہ بچوں کو اسکول جائے, اسکول سے واپس لائیں. اس سمے یہ فیصلہ بہت غلط ہے اور یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو چاہیے ان کے بھی مطالبات ہو سکتے ہیں وہ سنیں, لیکن یہ کہاں کا یہ انصاف ہے؟ یہ پیرنٹس کو بول رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو خود لاؤ اسکول, پھر اسکول کی کیا ضرورت ہے؟ ہم پڑھائیں گے بھی خود. تو میرے خیال سے یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے.
और अब चंद छोटी बड़ी खबरें जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हमारे साथियों ने भेजी है। आगाज़ करते हैं कुपवाड़ा से। कुपवाड़ा महकमा इरिगेशन ऑफिस के बाहर मकामी ठेकेदारों ने ज़ोरदार धरना और एहतजाज किया। कहा 2014 में जो वाजिबुल अदा बिलें हैं वो अभी तक अदा नहीं होगी तो नया काम कौन देगा और नए काम में टेंडर सिस्टम कैसे होगा और कैसे वो पैसा जमा करके उनके हक़ में दे देंगे। इधर मनशियात के ख़िलाफ़ अनंतनाग पुलिस ने एक ज़ोरदार कार्रवाई करते हुए कई अफराद को गिरफ़्तार किया। अनंतनाग, अवंतीपोरा, त्राल, शोपियान, पुलवामा, मेडूरा बहुत सारे इलाके हैं जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की सोशल और कम्युनिटी पुलिसिंग के ज़रिए ऐसे अफराद के गिरोह बेनकाब कर दिए गए और नेटवर्क ख़त्म कर दिया गया जो मनशियात में लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियां पेश कर रहे थे। आपको याद होगा साउथ, सेंट्रल और शुमाली कश्मीर में इस वक्त आम बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से मनशियात में जो लोग इसके आदी हो गए उन्हें कैसे रोका जाए, इन्हें बाहर कैसे लाया जा सके। और नाज़रीन, पटन से हमारे साथी ने इतला दी है कि चोरों ने दौरान शब मेडिकल स्टोर में दाखिल होकर अद्वियात और कैश वगैरह वहां से ले लिया। CCTV फुटेज हासिल करने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस मामले के हवाले से काफ़ी संजीदा है। FIR दर्ज की गई और तहकीकात का आगाज़ किया गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब चोरों ने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में चोरियां करने के बाद अनफरादी तौर पर घरों में भी कई केसेस आए सर्दियों के दौरान, लेकिन अब मेडिकल शॉप्स में भी चोरों ने अपना धंधा जो है उसको तेज़ किया हुआ है। डिप्लोमा होल्डर्स जो कि सुकास्ट यानी शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, उन्होंने आज अपना एहतजाज शोपियन में दर्ज किया। हमारे इतला के मुताबिक डिप्लोमा होल्डर्स इंजीनियर्स ने कहा कि ITI डिप्लोमा करने के बावजूद भी उन्हें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 15 जो अफराद के लिए नौकरियों का ऐलान किया था, यानी 15 पोस्टें निकली थी जिसमें से सिर्फ 5 फिल कर दी और 10 रह गए। तहकीकात अभी तक नहीं हो पाई कि 15 में से 5 ही लोगों को आप इस इंटरव्यू में क्यों तलब कर रहे हैं। जी सर, हम इस मकसद से यहाँ पे आज आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो हक है वो हड़प कर लिया गया है। हमने जो SSB ने फॉर्म निकाले थे एडवर्टाइजमेंट 2016 में, तो उसमें हमने जब अप्लाई किया तो SSB ने उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो एक्सेप्ट की। उसके बाद हमने जो CBT भी क्वालिफाई किया, तो आफ्टर दैट जो हुआ कि उसके बाद सेकंड टाइम जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई और वो सेकंड टाइम भी एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकाला गया हमारा, तो उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट SSB ने निकाला तो उसमें जो हम ITI स्टूडेंट्स थे उनको ड्रॉप किया गया और उसमें सिर्फ सुकास्ट के स्टूडेंट्स को मतलब कि सिलेक्शन लिस्ट में लाया गया। तो हम अब ये डिमांड हमारी है कि हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है। अगर हमने इतनी मतलब कि इतने एग्ज़ाम भी CBT जो हुआ वो भी हमने क्वालिफाई किया या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो एक्सेप्ट हो गई, तो उन्होंने पहले ही हमें क्यों नहीं बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ही हमें आउट कर लेते और हम इतनी मेहनत नहीं कर ले इस पोस्ट के लिए। और हम पिछले 3 साल से अब ये कोर्ट में मतलब कि ये केस जो हमारा है वो पेंडिंग है। नाज़रीन, ज़री यूनिवर्सिटी यानी सुकास्ट में आज एम्प्लॉइज़ ने ज़ोरदार एहतजाज दर्ज किया। यहाँ तक कि मेन गेट पर वाइस चांसलर और सीनियर फैकल्टी को वहाँ पर कई घंटों तक खड़ा रहना पड़ा। दरवाज़ा मुक़फ़ल था और उन्होंने कहा कि हमारी बुनियादी जो मुश्किलात हैं उन्हें अभी तक अरबाब इक़दार ने हल नहीं की। सुकास्ट में बाद में ये एहतजाज पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुआ, लेकिन मुलाजमीन के गेज़ेटेड नॉन गेज़ेटेड मुलाजमीन के जो मुतालिबात थे अभी तक वाइस चांसलर मौसूफ ने कहा कि वो फौरी तौर पर सरकार की नोटिस में पहले भी ला चुके हैं और वक्त आने पर ये तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। नाज़रीन, इसके अलावा आज पैंथर्स पार्टी श्रीनगर में आज उन्होंने हकीकत सिंह ने जो कि सीनियर लीडर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर भीम सिंह ही वो वाहिद लीडर हैं जो जम्मू कश्मीर के सियासी नब्ज़ को समझते हैं और जम्मू कश्मीर को 35 से 370 के बाद सूरत हाल दरपेश है उसको इससे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि फिलवक्त हमारी 2 डिमांड्स हैं, जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पर स्टेटहुड और असम्बली इंतखाबात कराए जाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ। इस वादे के साथ ज़िंदगी रही, आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6:30 बजे। लेकिन बराह रास्त नशरियात आप सोशल मीडिया पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर पर बराह रास्त आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीविज़न ऑडियंस और सोशल मीडिया ऑडियंस से अपने मेज़बान और न्यूज़ एडिटर तजम्मुल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।